नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरे सादर प्रणाम। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पहली बार पीवीआर नरसिम्हा राव सर मेरे चैनल पर आए हैं। जाने माने वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, बोस्टन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ट्रंप ये जो ड्रामा कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। पीएम मोदी के सामने जो चैलेंजेस हैं कैसे उससे पार पाया जाएगा, चाइना के साथ भारत के रिश्ते क्या हो सकते हैं और ये टैरिफ को लेकर वॉर शुरू कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका एंड क्या होने वाला है, इन सब मुद्दों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। पीवीआर सर ये बताइए कि ये जो टैरिफ वॉर इस वक्त है जिसमें एक तरह से पीएम मोदी को यहां तक कहना पड़ गया कि मैं अपने किसानों के हितों के लिए झुकूंगा नहीं, पर्सनल लेवल पर भी अगर मुझे कुछ लॉस सहना पड़ेगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। इस चैलेंज से वो कैसे पार पाएंगे, क्या दिखता है आपको? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप नरेंद्र मोदी जी का हॉरोस्कोप और डोनाल्ड ट्रंप का हॉरोस्कोप देखेंगे तो दे देयर इज ए गुड सिनर्जी। उनके दोनों का वृश्चिक राशि है, दोनों दोनों का चंद्र वृश्चिक में है। कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों के हॉरोस्कोपों के बीच में। वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं और थे पास्ट में। मगर ये जो ड्रामा चल रहा है, मेरा मानना यह है कि ट्रंप एक अनस्टेबल पीरियड से गुजर रहा है। ट्रंप जी जो हैं उनकी गुरुदशा चल रही है और उनका दशाधीश गुरु वो मिथुन में चला गया मई में। और वृश्चिक से मिथुन में जो गुरु है, मिथुन गुरु अष्टम गुरु होता है और अष्टम गुरु अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स मोदी जी का भी अष्टम गुरु है मगर उनका दशाधीश नहीं है। ट्रंप का वो करंट दशाधीश है, इसलिए उन पे असर बहुत पड़ता है। और उसके साथ ही उनके कुछ दशाओं में कुछ गड़बड़ है। अभी अभी जो मंगल और केतु की युति हो गई वो उनके लग्न में हुआ था, सिंह राशि में। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। इन कंपैरिजन मोदी की चार्ट देखे तो उनका लग्न है तुला लग्न, सो उनके लाभ स्थान में हुआ था। सो जो भी जो भी फाइट करना पड़ता है मोदी जी को इस वक्त पर, वो उनके लिए अच्छा है। मगर जो भी डोनाल्ड ट्रंप फाइट करेगा वो उसके लिए अच्छा नहीं है। सो दिस मंगल केतु युति से ट्रिगर हुआ फाइट उनके लिए अच्छा नहीं है, ट्रंप जी के लिए अच्छा नहीं है। एक 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 स्टेप पीछे लेके एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी ट्रंप कर रहा है वो अपनी मर्जी से, वो इमोशनली बहक के कर रहा है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो ही सिर्फ एकमात्र कारण है। बहुत सारे कारण है जो भी हो रहा है जियोपॉलिटिकली, इसके बहुत सारे कारण है। एक कारण है ट्रंप का बहक जाना। शायद मोदी जी को इनवाइट किया था डिनर पे जब वो G7 के लिए कनाडा गए थे, तब मोदी जी ने इनकार किया। अच्छा किया, क्योंकि अगर वो व्हाइट हाउस जाते डिनर के लिए और लंच के लिए तो मुनीर जी के साथ मिलना पड़ेगा और वो कुछ ड्रामा करेगा, पीस का ड्रामा, सीज फायर पीस मैंने किया, वो सब ड्रामा किया होता। इसलिए मोदी जी ने अच्छा किया, नहीं नहीं गया। मगर शायद उन्हें छुप गया, ट्रंप जी को छुप गया, शायद वो ही एक रीजन है। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो हमें पता नहीं है। सो एक पर्सनल चीज भी हो सकता है, बिकॉज ट्रंप जी के चार्ट के हिसाब से कुछ ऐसा वक्त है कि वो बहुत सेंसिटिव हैं, वो बहुत अनस्टेबल हैं। मगर इफ यू लुक एट इट जियोपॉलिटिकली, अगर आप यूएस का चार्ट देखेंगे तो यूएस का एग्जैक्ट लग्न मालूम नहीं है। डिफरेंट कुछ ज्योतिषी सिंह लग्न ले लेते हैं, कुछ कन्या लग्न, कुछ कर्क लग्न, कुछ धनु लग्न, कुछ वृश्चिक लग्न, क्योंकि द एग्जैक्ट जिस समय पे यूएस का इंडिपेंडेंस हुआ था वो पता नहीं है। मगर डेट तो पता है, इसलिए जन्म राशि का पता है। डेट तो 1776 को जुलाई 4 को हुआ था, तब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था। सो उस दिन पे चंद्रमा धनिष्ठा में था, कुंभ राशि में। कुंभ राशि शायद मॉर्निंग 5 से लेके सिंह राशि में था, इसलिए सारा दिन नॉट सिंह राशि, कुंभ राशि में था। इसलिए यूएसए का जन्म राशि कुंभ है
और कुंभ राशि के लिए 7.5 ही चल रहा है पिछले 5 सालों से, और अगले 2 साल तक 7.5 ही रहेगा। और जब भी 7.5 ही आता है यूएस को कुछ इंस्टेबिलिटी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट 1920s एंड 1930s को देखेंगे तो तब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल हुआ था, ये सब वर्ल्ड वॉर 2 के पहले। और तब भी 7.5 ही चल रहा था यूएस के लिए, और अभी 7.5 ही चल रहा है। तो इस 7.5 में यूएस का इकोनॉमी कुछ डाउन हो रहा है। वर्ल्ड इज चेंजिंग, और यूएस अडॉप्ट करने में शायद सफल नहीं हुआ। यूएस थोड़ा स्लो हुआ अडॉप्ट करने में। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 2020 से लेकर 2040 तक यूएस उस पीरियड से गुजरेगा जिस तरह का पीरियड यूके ने गुजरा था 1940s और 1950s में। तब तक वो अनकोहेरेंट सुपर पावर था यूके, मगर 1940s और 1950s में थोड़ा सा फॉल हुआ था। फिर भी बड़ा पावर रहा, मगर थोड़ा सा वीक हुआ उनका पोजीशन। इसी तरह 2020 तक यूएस बहुत ही 2010 तक यूएस बहुत ही स्ट्रांग सुपर पावर रहा है, मगर ये 2020 से 2030 2040 तक जो पीरियड है, ये पीरियड यूएस के लिए खतरनाक पीरियड है। इस पीरियड में जो भी यूके के साथ हुआ था वो यूएस के साथ हो सकता है। ये मैं 2000 से कह रहा हूँ यूएस के बेस्ड ऑन सम लॉन्ग टर्म मंडेन चार्ट। तो यूएस इकोनॉमी हैज बीन स्लोली वीकनिंग, और अमेरिका का जो एडवांटेज था 2000 तक या 2010 तक, वो एडवांटेज स्लोली डिसबेट हो रहा है, मगर एक स्विफ्ट नहीं, बेसिकली स्लो एंड स्टडी पतन हो रहा है अमेरिका के लिए। और अब जो 7.5 ही चल रहा है 5 सालों से और 2 और साल, ये उसे और भी कॉम्प्लिकेट करेगा। और एक बात है, हर एक 7.5 एक नहीं होता, क्योंकि गुरु राहु केतु वो अलग स्थानों में हो सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव 7.5 में। सो इस 7.5 में अभी केतु कन्या से सिंह में मूव हो गया, और वो है 7th हाउस ऑफ रिलेशनशिप। तो उनका जो 7th हाउस ऑफ रिलेशनशिप है उस पे केतु चल रहा है अभी। और केतु इज मोक्षकारक। केतु का नेचर ये है कि वो डिप्लीट करता है, जहीं भी वो खड़ा है उसे बहुत धक्का देता है, उसे मटाश कर देता है। इसलिए ये आई थिंक जून और जुलाई ही मूव टू सिम्हा। सो 1.5 years he will be there. सो इस 1.5 साल के पीरियड में अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं दूसरे देशों के साथ वो बर्बाद हो सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त पे ट्रम्प जी आए। ऑफ कोर्स अगर कमला हैरिस जीत जाती तो तब भी अमेरिका का पतन कंटिन्यू होता, और द वे इट वुड हैव हैपेंड स्लाइटली डिफरेंटली, किसी और तरीके से हुआ होता। ट्रम्प जी मेरे हिसाब से ट्रम्प जी उसे एक्सिलेट कर रहे हैं, जो जिसका होना था उसे एक्सिलेट कर रहे हैं। सीधे से बुद्धि कर्मानुसारिणी, अगर आप बुरे कर्मों का फल भुगतने का वक्त आया हो तो आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। आप बहुत बुरे डिसीजंस लेते हैं, और आपको जो अच्छा है वो नहीं दिखता, जो बुरा है वो बहुत साफ साफ दिखता है, वही करने बैठते हैं। उसी तरह देशों का भी कर्म होता है, और जब कर्मों का फल भुगतना पड़ता है तब बुद्धि भ्रष्ट होता है। और इसलिए 2 बैड चॉइसेस थे यूएस के सामने, और उनमें से थोड़ा वर्स्ट चॉइस को यूएस ने अपनाया। और सो वो एक पैरामीटर है यूएस के चार्ट को कंसिडर करते ये बुरा वक्त है, इसलिए ये हो रहा है। और ट्रम्प जी का भी एक अनस्टेबल पीरियड चल रहा है। और एक बात करना चाहिए, जो भी यूएस इकोनॉमी के साथ हो रहा है, यूएस का जो मिलिट्री एडवांटेज है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, वो स्लोली वीकेंड हो रहा है, वर्ल्ड कैचअप करते जाता है। इसलिए इनका कोई कैलकुलेशन है, ये सिर्फ ट्रम्प का मामला नहीं है।
Trump, Musk, Vance and deep state, all those are together. So ये जो भी कर रहा है वो डीप स्टेट के को बताए बिना नहीं कर रहा है, डीप स्टेट का भी ब्लेसिंग है। सो उनका कुछ पावरफुल लोगों का जो भी पीछे रह के चलाते हैं गवर्नमेंट को और दुनिया को, उनका शायद एक कैलकुलेशन है, एक ऐसी गणना है कि कुछ डिस्टेबलाइज करें दुनिया को और कुछ हमारा फायदा हो सकता है। पीवीआर सर, ये समझाइए कि ये जो कुछ हो रहा है अमेरिका में, तो चलो उथल पुथल मची है, लेकिन पीएम मोदी के लिए आपने बताया कि बड़ा अच्छा वक्त है उनके लिए, वो इसमें और उभर कर आएंगे। लेकिन आप देखो ना, हमारे देश के अंदर एक विपक्ष है, राहुल गांधी है, किस तरह से वो संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। मोदी 25 सीटें ज्यादा उन्होंने चोरी कर ली, चुनाव आयोग ने उनको चोरी करवा दिया, वोट चोरी हो रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की भाषा, क्या लग रहा है आपको, भारत में भारत का भविष्य क्या दिखता है और पीएम मोदी का भविष्य आपको किस तरह से दिखता है? मुझे ऐसा लगता है कि डीप स्टेट का कैलकुलेशन है कि अगर मोदी को हटा के राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाए, ट्रम्प जी मोदी को चाहते हैं, मगर डीप स्टेट को ऐसा लगता है कि अमेरिका को अगर इन प्रॉब्लमों से बाहर आना है तो भारत का एक्सप्लॉइट करना ज़रूरी है, और भारत को एक्सप्लॉइट करें तो अगर मोदी जी रहें तो एक्सप्लॉइट करना मुश्किल है। अगर राहुल गांधी को इंस्टॉल कर सकते हैं तो एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है। अमेरिकन बिजनेसों के लिए प्रॉफिटेबल डील मिलेंगे, और अमेरिकन बिजनेसेस दे विल मेक लॉट ऑफ मनी एंड दे कैन आल्सो मेक नाइस ट्रेड डील्स। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जब भी आए तब से लेके मोदी जी को वापस भेजने के लिए कुछ इंटरनेशनल पावर्स बहुत ही उत्कंठा से उसकी कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी वो अभी तक डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि आप जैसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं वो मैनिपुलेट करने देंगे, अगर उन्हें पावर मिलेगा तो। उन्हें सिर्फ पावर चाहिए और थोड़ा मनी वो भी जमा कर सकते हैं, मगर वो भारत के इंटरेस्ट में नहीं देखेंगे, ऐसा सोच है कुछ ग्लोबल पावरों का। और मेरा ये मानना है कि ट्रम्प जी उनके हाथ में आ गए। ट्रम्प जी उनके साथ बेसिकली जुट के ये जो भी हो रहा है वो होने देते हैं। सी द रीजन गिवन वाज रशियन ऑयल भारत से ज़्यादा चाइना इंपोर्ट कर रहा है, और रशिया का नेचुरल गैस जो है वो यूरोप जा रहा है, और अमेरिका भी रशिया से यूरेनियम, पैलेडियम ये सब ले रहा है। इसलिए ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, ये सही कारण नहीं है, ये सिर्फ एक्सक्यूज है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प और मोदी के हॉरोस्कोप के बीच में बहुत सारा सिनर्जी है, मगर उन्हें ऐसा लगा कि ये मेरे इंटरेस्ट में है। और शायद जो मोदी जी ने किया है ट्रम्प के साथ, फॉर एग्जाम्पल सीजफायर मैंने ब्रोकर किया है, उसको रिजेक्ट करना, और जब उन्होंने लंच के लिए बुलाया इनकार कर देना, ये भी प्रॉब्ली छुपा, मगर ये ही एकमात्र कारण नहीं है। इसके साथ जो भी डिक्टेट चाहता है इंडिया में होने का वो भी कारण है। मगर और एक और बात, ये मोदी जी के लिए सुपर टाइम नहीं है, अच्छा टाइम है, मगर ऑन एंड ऑफ टाइम है। जैसे मैंने कहा था, गुरु उनके अष्टम में है, अष्टम गुरु है, और राहु उनके सुख स्थान में है, तो वो अच्छा नहीं है सुख के लिए। और केतु चंद्र से लेके जन्म राशि से कह रहा हूँ, और जन्म राशि से दशम में केतु है, और दशम है करियर का। सो ये करियर को मटाश करने वाला वक्त है, सो करियर के लिए बुरा वक्त है। सो राहु केतु और गुरु अच्छे नहीं है। शनि पंचम में है, ये एवरेज है, मगर दशा स्टिल इज गुड, और वर्षफल चक्र और तिथि प्रवेश चक्र आर प्रीटी गुड। सो ओवरऑल ये मिक्स्ड टाइम है, ये थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा उस तरह का समय है। मगर अच्छी बात यह है कि राहुल जी के लिए ये बिल्कुल खराब वक्त है। उनका बेस्ट टाइम 2023 जून से लेकर 2024 जून तक था, वो था उनका बेस्ट टाइम, और उस टाइम पे उनका मैक्सिमम चांस था प्राइम मिनिस्टर बनने का। और अगले साल 2024 जून से लेकर 2025 जून तक ये
एवरेज टाइम था, बुरा वक्त नहीं मगर एवरेज वक्त था। अब 2025 जून में उनका जो नया वर्ष शुरू हुआ उनके लिए, उस वर्षफल चक्र को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बुरा वक्त है इनके लिए। सो मेरा ये मानना है कि जो भी वो कर रहे हैं उससे कुछ हंगामा हो सकता है, और जो भी मोदी जी का सपोर्ट करते हैं उन्हें कुछ खराब सा लगेगा, उन्हें कुछ टेंशन लगेगा, मगर कुछ नहीं होगा। जो भी रायता वो फैला रहे हैं उस रायता में वो ही डूबेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वक्त ऐसा है उनके लिए। सो बहुत सारा रायता फैलाएंगे समझ के कि मोदी जी फंसेंगे, मगर मोदी से ज़्यादा वो फंसेंगे। सो बॉटम लाइन इज, मोदी के लिए और बीजेपी के लिए एवरेज टाइम है, ऑन एंड ऑफ टाइम है, कुछ बुरे वक्त कुछ अच्छे वक्त, मगर राहुल जी के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत खराब वक्त है। इसलिए जो भी वो रिस्क ले रहे हैं वो सफल नहीं होंगे मेरे हिसाब से। और जो भी डीप स्टेट के प्लेयर्स हैं जो उन पे भरोसा रख के कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो नाकाम रहेंगे, वो असफल रहेंगे उनके प्रयत्नों में। और राहुल जी विल एंड अप विद ए जीरो इन द एंड। सो ये अगले जून तक का वक्त है बेसिकली। इस वक्त पे वो ऐसे ही बुरे डिसीजंस लेके, लाइक बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुरे डिसीजंस लेके फंस जाएंगे, लीगल ट्रबल्स में फंस जाने की संभावना है, और पॉलिटिकली भी जो भी गुडविल है उसे लूज करने में लोग फूल्स नहीं हैं। नॉट ऑल, कुछ लोग बेसिकली बहक जाते हैं, जो भी वो बात कर रहे हैं उसमें बहक जाते हैं, मगर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस दे आर नॉट फूल्स। देयर इज अनदर थिंग हियर, सी इफ यू लुक एट फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, भारत का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो भारत के राइज का वक्त है। भारत 1000 साल तक अपनी आज़ादी खो बैठा था भारत, और गुलामी में काटना पड़ा 1000 साल। मगर अगले जो 100-200 साल हैं वो भारत के लिए बहुत बहुत अच्छा वक्त है। सो जब आपका वक्त अच्छा आ रहा है, दिस इज लाइक आई सेड, बुद्धि कर्मानुसारिणी। अगर आपके अच्छे कर्मों का फल अगर आने का वक्त हुआ तो आपका बुद्धि अच्छा होगा, और जो भी इलेक्शन में वोट दे रहे हैं उनसे देश का एट ए मैक्रो लेवल देश का जो बुद्धि है वो वर्क कर रहा है उन वोटरों के मनों के साथ। सो इसलिए बिकॉज इट इज़ ए गुड टाइम फॉर भारत के लिए अच्छा वक्त है, इसलिए भारत के वोटर अच्छे डिसीजन लेंगे। वेयर एज अमेरिका का वक्त तो खराब है, इसलिए बुरे डिसीजन लेंगे इस इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शन में। तो दैट इज अनदर फैक्टर। सो आई एम नॉट, मुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि ये सफल होगा और मोदी जी को खतरा होगा। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इस साल और शायद 2026 में उनका कोई डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और एक बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, राहुल गांधी जी के हॉरोस्कोप को देखे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कभी नहीं। वो उनका कोई चांस नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी उनसे मूव ऑन करके किसी और को चांस देगा तो उन्हें फाइट करने का कुछ चांस होगा, मगर राहुल गांधी जी कैन नेवर बिकम द प्राइम मिनिस्टर। दैट, वो बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। सो वो ब्लेसिंग है बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए। पीवीआर सर, अभी जिस तरह से भारत पहले से ही रशिया के क्लोज रहा है, अब रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, लेकिन चाइना भी भारत के पक्ष में आ रहा है। अब चाइना की जुबान बदल गई है। पीएम मोदी आप देखिए 30 अगस्त और 1 सितंबर को चाइना जा रहे हैं एससीओ समिट के लिए, और चाइना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि अब ड्रैगन और एलिफेंट को साथ साथ आना चाहिए। ये जो समिट है ये एकता का समिट है। तो ये जो ड्रैगन बदल गया है, ये भारत के लिए अच्छा है या खराब है? मैं हानेस्टी से बोलूंगा, जो भी बोलूंगा वो मैं बिल्कुल हानेस्टी से बोलूंगा। सी, अगर अमेरिका भारत के साथ खेल रहा है और भारत को डिस्टेबलाइज करने में लगा है, सो भारत को अपने पास जो भी कार्ड्स हैं
उनका इस्तेमाल करना चाहिए। भारत को द ब्रिक्स कार्ड है, द रशिया इंडिया चाइना अलायंस कार्ड है, सो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरे देश जो हैं लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, सभी देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहिए और वो स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए कि भारत मजबूत है और भारत के कई दोस्त हैं, भारत का कुछ इस दुनिया में भारत का कुछ पोजीशन है, ये दिखाना पड़ेगा। क्योंकि तभी ट्रम्प और डीप स्टेट बेसिकली वो समझेंगे। अगर वो अपने जो भी कार्ड्स उनके पास हैं वो कार्ड्स खेल रहे हैं, हमें भी कार्ड्स इकट्ठा करना है और उनके साथ खेलना है। इसलिए रशिया और चाइना के साथ क्लोज होना और अमेरिका को काइंड ऑफ जेलस बनाना, ये अच्छी बात है। मगर इन द लॉन्ग रन इफ यू लुक एट 1960s, भारत चीनी भाई भाई वो सब फंडा था और लोग बहक गए थे। वो समझे कि वो हम सब एशियन हैं, हमारा कल्चर एक है, हम ईस्टर्न हैं, हम एक तरह सोचते हैं। और क्या हुआ, पीठ में भौंका था उन्होंने और फिर पीठ में छुरा भौंका था। सो उसी तरह कर सकते हैं, चाइना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जिस तरह अमेरिका ने भारत को चाइना का काउंटर करने का इस्तेमाल किया था पिछले 10 सालों में, उसी तरह चाइना अमेरिका को काउंटर करने में इस्तेमाल करेगा भारत का। चाइना डज नॉट गिव अ डैम अबाउट भारत। चाइना को भारत से कुछ लगाव नहीं है। वो सिर्फ भारत एक मार्केट है, उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, अपना इकॉनमी इंप्रूव करना चाहते हैं। और जो भी लोकली ऑल दिस म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भारत के करीब जो देश हैं उन देशों पे बेसिकली इन्फ्लुएंस जमाने का भारत का भी कोशिश है और चाइना का भी प्रयत्न है। इसलिए एक टेंशन सा है। और कुछ वो कूल हो जाए तो चाइना का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो और सारे जगहों पे अपना कब्जा करना चाहते हैं, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, और उनकी नज़र अमेरिका पे है। इसलिए वो जस्ट रिलैक्स ए लिटिल बिट। बट द थिंग इज इन द एंड जब इस रीजन पे फोकस आ जाएगा, वो भारत को डोमिनेट नहीं करने देंगे, वो डोमिनेट करना चाहेंगे। इसलिए भारत और चाइना दुश्मन है। अगर आप मुझे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा दोस्त कौन है, मैं कहूँगा इजराइल। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मैं कहूँगा चाइना। और एक बात है, मेरा ऐसा मानना है कि 2030-2031 में एक बहुत बड़ा महायुद्ध आने वाला है। 2030 के एंड में शनि और केतु रोहिणी नक्षत्र में वेरी क्लोजली कंजाइन होंगे। वेरी क्लोजली शनि और केतु का योग होगा रोहिणी नक्षत्र में। और शनि का रोहिणी चाल अच्छा नहीं है और केतु भी मिल रहा है इस वक्त। और गुरु राहु उनके बिल्कुल 180 डिग्रीज में उनके अपोजिट होंगे। अगेन गुरु और राहु बिल्कुल नजदीक होंगे और वो होगा वृश्चिक राशि में, विच इज एन इविल राशि। सो पाप राशि में गुरु राहु एंड गुरुचंडाल योग एंड शनि केतु, वो बहुत खराब वक्त है। वो ऐसा वक्त है जिस तरह के वक्त पे महाभारत युद्ध आया था। इसलिए बहुत बड़ा युद्ध होने की संभावना है 2030 में। और जो भी हम देख रहे हैं वो सब उसके लिए बिल्डअप है। और उस वक्त पे चाइना और यूएस विल बी ऑन द टू साइड्स। भारत एक बड़ा प्लेयर है, मगर द टॉप 2 इन द वर्ल्ड आर यूएस एंड चाइना। एंड मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि चाइना का हार होगा। यूएस में भी ये वीकनिंग पावर, जस्ट लाइक यूके। सी 1940s में जर्मनी वॉज ए राइजिंग पावर। जर्मनी वॉज अबाउट टू रिप्लेस यूके और जर्मनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और जर्मनी और यूके का युद्ध हो गया और इन द एंड ऑफ इट यूके का पतन हो गया और जर्मनी उससे बड़ा पतन जर्मनी का हुआ। उसी तरह यूएस का पतन जरूर होगा, मगर चाइना का पतन उससे ज़्यादा होगा। चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री। चाइना में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल खुश नहीं हैं, मगर सब मुंह बंद करके रहते हैं। इसलिए जो भी असंतृप्ति है देश में, वो उभर के
सरफेस पे आ जाएगा 2030s में। सो चाइना इज डिस्टाइंड टू फॉल, चाइना इज नॉट द राइट एलाई, एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि चाइना भारत को सह पाएगा थोड़े वक्त पर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, मगर चाइना चाइना और भारत का नहीं जमेगा लॉन्ग रन में। और जो यूएस है, सी लोग ऐसे ऐसे सोचते हैं कि ट्रम्प 4 साल तक रहेगा, मगर ये पॉसिबल है कि ट्रम्प जाएगा अगले साल और जेडी वैंस और कोई पॉलिटिशियन आएगा ट्रम्प की जगह पे। ये चीज़ें नॉर्मली नहीं होते हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं है, मगर वी आर नॉट लिविंग इन स्टैंडर्ड टाइम्स, ये स्टैंडर्ड टाइम्स नहीं है। इस टाइम पे जिसकी रूपकल्पना आप नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें हो सकती है, वैसा समय है ये, इसलिए कुछ हो सकता है। और जो भी आता है वो ट्रम्प को बकरा बना के उसने बहुत सारे बुरा किया, इसलिए और इकॉनमी डाउन, और वो कहानी सुना के बेसिकली वो जो भी आता है वो ट्रम्प के साथ शायद है अभी, मगर वो ट्रम्प को बकरा बना के ट्रम्प का बलि दे के कुछ कहानी सुनाएगा और वो भारत के साथ अच्छा कर सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि ट्रम्प ही यू टर्न लेके भारत के साथ, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। द थिंग इज गिवन दैट ये यूएस के लिए अच्छा वक्त नहीं है, भारत के लिए अच्छा वक्त है। जो भी कैलकुलेशंस डीप स्टेट और ट्रम्प ने किया है, वेरी लाइकली दैट दे विल बैकफायर। अगर वो बैकफायर करते हैं तो वो यू टर्न ले सकते हैं, वो कह सकते हैं कि ओके, अगर वो एक चांस लेते हैं कि मोदी को हटा के राहुल गांधी का इंस्टॉल करें और कुछ महीनों का एफर्ट डालने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है और राहुल गांधी हमने अच्छे घोड़े पे बेट नहीं लगाया, तब वो गिव अप कर सकते हैं। इसी ये लोग बहुत प्रैग्मेटिक होते हैं, एक स्ट्रैटेजी होता है और स्ट्रैटेजी में प्रोस और कॉन्स होते हैं। और जब भी इन्हें ऐसा लगता है कि जिस स्टॉक को उन्होंने खरीदा वो स्टॉक गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है, तब वो निकल सकते हैं, उससे पैसे निकाल सकते हैं। सो उसी तरह वो समझौता कर सकते हैं कि ओके, वी हैव टू लिव विथ मोदी, वी कांट गेट रिड ऑफ हिम नाउ। और वो जो भी बात अब सुना देते हैं से यू टर्न भी ले सकते हैं। सो बॉटम लाइन इज, मेरा ये मानना है कि 2025 और 2026 बहुत ही अनस्टेबल पीरियड है। सो जो भी हो रहा है ऐसा नहीं समझिए कि ये परमानेंट है। ये ऐसा पीरियड है जब कई चेंजेस, कई एक्सपेरिमेंटेशन्स करने लगेंगे लोग जियोपॉलिटिकली, एंड बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन कैलकुलेशंस। यूएस की एक गणना है, चाइना की एक गणना है और फ्रांस का एक गणना है, हर देश का, रशिया के अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं, अपने एजेंडा है, अपनी गणना है, और all these things don't basically gel well. So there is a lot of clash between the interests between different countries. So people try different things, अलग strategies try करते हैं। Only 2026 सेकंड हाफ में क्लैरिटी होगा कौन किसके साथ है, कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहक मत जाइए, स्पेशली भारत के नेता लोग जो हैं, उन्हें बहकने का वक्त नहीं है। ये प्रैक्टिकली सोच के वो क्या चाहते हैं और उसमें से हम क्या दे सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, वो कैलकुलेट करें और नेगोशिएट करें। और इन दी एंड मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 2027 आने तक भारत और यूएस फ्रेंड्स रहेंगे, मित्र रहेंगे, और रशिया भी मित्र रहेगा, मगर इंडिया विल बी हेडजिंग, भारत विल बी रशिया और यूएस के साथ हेज करेगा बेट्स। और चाइना जो है वो भी भारत को दोस्त बनाने में लगे रहेगा, मगर वो नाकाम रहेगा। और इन द एंड टुवर्ड्स 2030 व्हेन द लाइंस आर क्लियर who's fighting who, रशिया, अगर भारत और चाइना में एक को चुनना पड़ेगा, रशिया हमारा दोस्त रहा है बहुत सालों से, मगर अगर चाइना और भारत में एक को लेना पड़ेगा, तो रशिया चाइना को ही चुनेगा। इसलिए कुछ रशिया से भी हमारा, जैसे
पांडवों ने भीष्म जी के साथ युद्ध किया और द्रोण जी के साथ युद्ध किया, वैसे भारत को रूस के साथ भी करना पड़ सकता है 2030 में। इसलिए यूएस के साथ डोंट बर्न द ब्रिजेस, यूएस के साथ, मगर नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज। पीवीआर सर, आपको लगता है कि रशिया के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत आगे तक नहीं जाएंगे? आगे तक अभी हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब 2030 क्लोज हो, नजदीक में आ रहा है, तब रशिया से कुछ बिगड़ेगा, क्योंकि चाइना को लेके अगर चाइना पिक्चर में नहीं है तो रूस और भारत के बीच में कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर चाइना और भारत के बीच में जो टेंशन होंगे आने वाले सालों में, उसे लेके रूस को एक साइड पिक करना पड़ेगा 2030 आने तक। तब तो वो चीन के साथ ही रहेगा, भारत के साथ नहीं। पर पीवीआर सर, अभी जो ऑपरेशन सिंधु रुका हुआ है, आपको लगता है कि वो फिर से वैसे हालात पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान आजकल अमेरिका के बहुत नजदीक जा रहा है। आपको लगता है कि ये भारत के लिए खतरा है? भारत के लिए खतरा है चाइनीज डीप स्टेट से एंड वेस्टर्न डीप स्टेट से। पाकिस्तान डज नॉट मैटर। एंड जो ऑपरेशन सिंदूर है, मेरा ओरिजिनल प्रेडिक्शन था बिफोर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्टेड, मेरा ओरिजिनल प्रेडिक्शन था सम स्ट्राइक्स इन मे एंड देन रोकने के बाद फिर अगस्त में शुरू करेंगे। इंडिपेंडेंस डे के बाद अगस्त के एंड या सितंबर में नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगा, और नेक्स्ट फेज में कुछ ओवरट ऑपरेशंस हो सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा वो कवर्ट होगा। तो जो भी इंस्टेबिलिटी, जो भी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचने में भारत सफल रहा है मई में, उसके जो भी the sequence of events will continue to play out. कुछ टेंशन रहेगा आसिम मुनीर को लेके आर्मी में, और शरीफ और मुनीर के बीच में कुछ टेंशन रहेंगे। वो सब जुलाई अगस्त पीरियड में प्ले होगा, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेंशन होगा, और सिंध में टेंशन होगा, और बलूचिस्तान तो मचल रहा है। इसलिए भारत को कुछ लोग समझते हैं कि हमें जस्ट अटैक करना चाहिए और ऑक्युपाई करना चाहिए, इस्लामाबाद तक आर्मी को भेजना चाहिए। वो तो खराब स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि लुक एट यूएस भारत से बड़ा सुपर पावर है, मगर वो इराक और अफगानिस्तान को आक्रमण करके क्या अचीव कर पाए? कुछ नहीं। जो करना है, ऐसा करना है कि पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबलाइज करे, अंदर से टूट जाए। और ये जो ऑपरेशन था, ये जो न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया था, ये जो एयर डिफेंस साइट्स को डिस्ट्रॉय किया था, ये मैंने जो समझा था मेक स्ट्राइक्स में जो अचीव करेंगे, उससे 10 गुना 100 गुना अचीव किया था। इसलिए जो भी मैं अगस्त सितंबर के दूसरे फेज में एक्सपेक्ट कर रहा था ओरिजिनली इन अर्ली मे व्हेन आई मेड द प्रेडिक्शन, वो शायद कुछ आउट पार्ट कैन बी रिड्यूस और कवर्ड पार्ट कुछ ज़्यादा हो सकता है। मगर बहुत सारे कवर्ट ऑपरेशंस होंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर टाइम फ्रेम में, और कुछ ऑन द ग्राउंड भी, कुछ इन द एयर भी हो सकता है कवर्ट ऑपरेशंस के साथ साथ। और बलूचिस्तान, एक बात मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, 2028 एंड से पहले पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पाकिस्तान एक देश नहीं रहेगा। पाकिस्तान बहुत सारे टुकड़े हो गए, 4 या 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और भारत का प्रयत्न ये होना चाहिए कि जो भी पाकिस्तान को तोड़ने में लगे हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करें, उनके साथ मैत्री करें, और उन्हें मजबूत बनाए, उन्हें मदद करें। और जो भी इन दी एंड जब कुछ नए देश बनेंगे, मेक श्योर दैट अमेरिका विल गेट इन्वॉल्व, चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा। चाइना को उनको जो रेयर अर्थ मटेरियल्स देगा, उनको जो ऑयल देगा, उनको जो डिफरेंट नेचुरल मटेरियल्स देगा, उन्हें इंस्टॉल करने में लगे रहेंगे यूएस और चाइना। मगर अब से इन्वॉल्व होके भारत को अपने लोगों को वहाँ बिठाना चाहिए, गद्दी पे बिठाना चाहिए। आई एम श्योर भारत वो अभी कर रहा है, इसलिए अमेरिका को कुछ दर्द हो रहा है।
रा इज वेरी वेरी स्ट्रांग। पाकिस्तान में सीएए से ज़्यादा रा बहुत स्ट्रांग है। इसलिए और एक और बात, इसी साल में, इस साल और बिफोर 2026 मार्च पाकिस्तान को ब्रेक होने की संभावना है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लूज करना या बलूचिस्तान को लूज करना, एक टुकड़े का लॉस होने का चांस बिल्कुल है। 2026 मार्च से पहले शायद इसी साल चांस है, मगर इवन इफ दिस डज नॉट हैपन, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि 2028 के एंड से पहले ये होगा। पाकिस्तान एक देश नहीं रहेगा। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ये पीरियड फ्रॉम बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म मंडेन चार्ट्स, ये जो पीरियड है 2020 से लेकर 2030 तक, ये बिल्कुल बुरा वक्त है पाकिस्तान के लिए। लोगों को ऐसा लगता है कि वो अमेरिका उनके साथ खड़ा रहा है। ये जो भी दिखता है वो शायद सच नहीं है। अमेरिका उनको एक्सप्लॉइट करने में लगा रहा है, और जब अंतर्गत विभेद आ जाएंगे अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा। और जो भी शरीफ और मुनीर और आर्मी के बीच में जो भी रायता फैल सकता है अगले कुछ महीनों में, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। और एक और बात है, पाकिस्तान चाइना के क्लोज मूव करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, और अब वो प्रॉब्लम रहेगा। पाकिस्तान का जो यूएसए इक्वेशन है, चाइना से इक्वेशन है, वो नहीं जम पाएंगे। इसलिए कुछ चीज हमें नहीं दिखा देते, मगर बहुत सारे टेंशन है अंडर द सरफेस। और अगले कुछ महीनों में और अगले 3 सालों में हम बहुत सारे विस्फोटक घटनाएं देखेंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा वक्त है। इसलिए भारत को पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सोचे कैसे चाइना और अमेरिका को प्ले करें अगेंस्ट ईच अदर, और कैसे हम ये ट्रेड डील बनाए अमेरिका से जो हमारे इंटरेस्ट में है। कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मगर हमारे इंटरेस्ट में रहना चाहिए। जो भी हमारे लिए मौलिक हैं, जैसे कि जो एग्रीकल्चर है, जो डेयरी है, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए। बेसिक मौलिक चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए, सेकेंडरी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, जो भी डील हमारे फेवर में है वो डील करना चाहिए। वैसे सोचना चाहिए। सोचो अमेरिका और चाइना के बारे में। पाकिस्तान इज ए नोबडी। पीवीआर सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए पाकिस्तान पर, लेकिन ये सोचना चाहिए कि चाइना और अमेरिका के साथ किस तरह से तमाम तरह के कार्ड खेलते हुए अपने फायदे की बात करें। और शायद यही पीएम मोदी इस वक्त कर रहे हैं। और आपने ये भी बड़ी अच्छी जानकारी दी कि उनका पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, भले ही दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और राहुल गांधी का सबसे खराब पीरियड चल रहा है। जितना रायता फैला रहे उसमें खुद ही वो फंसते चले जा रहे हैं। तो भारत के लिए जो डिसीजन पीएम मोदी ने लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। जिस तरह से अपने फैसले पर अडिग है, उसी से रास्ते निकलेंगे। आपने जिस तरह की बातें बताई हैं मेरे दर्शकों को, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत ज्यादा आभारी हूं। आपने मेरे लिए समय निकाला पीवीआर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।